स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास। साथियों, अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला लेक्चर था आदर्शवाद पे और दूसरा था यथार्थवाद पे। तो आप इनको जरूर देखें। कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, संबंध है, सिद्धांत है, उनमें ये आपस में बार बार ये इसके कॉन्सेप्ट्स बार बार आते हैं। तो अगर पूरा अच्छे से तरीके से समझना है तो आपको ये पूरा का पूरा आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सारा देखना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अंतरराष्ट्रीय उपागम में तीसरा उपागम आता है उदारवाद और नव उदारवाद का। तो साथियों, आप देख रहे हैं प्रोफेसर की क्लास, ठीक है ना। पहले ये किस नाम से था? ये ज्ञान गंगा नाम से था, ज्ञान गंगा नाम से। लेकिन ये जो नाम है ये ऑलरेडी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यूज़ करना गलत है। अब प्रोफेसर की क्लास के नाम से ही हुआ करेंगी और वेबसाइट वगैरह जो होगा, एप्लीकेशन, वो भी इसी उस पर भी काम चल रहा है, प्रोफेसर की क्लास से है। प्रोफेसर की क्लास.com के नाम से हम बनाने वाले हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, ठीक है ना, इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन, इसका पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बीच में नहीं छूटेगा, ये पूरा का पूरा ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद MCQ, ठीक है, PYQ, ये सारे होंगे। और यहाँ पे भी, जहाँ पे भी कहीं किसी क्वेश्चन पे या किसी टॉपिक पे, है ना, टॉपिक पे अगर कोई डाउट है ना, तो उसको भी क्लियर किया जाएगा, उसको भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक छूट जाए, ठीक है ना, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपके संग लगभग 35 से 45 डेज तक आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक और मैंने टारगेट रखा है कि कम से कम 500 प्लस सब्सक्राइबर। तो ये आपके हेल्प से ही हो सकता है, ठीक है ना, ये आपकी हेल्प से हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो ये बड़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने साथियों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस लेक्चर के अगर कोर्स देखते हैं तो कोई भी जो है आपका 15,000 से 25,000 के बीच में नहीं है कोई भी कोर्स, ठीक है ना, इतना देना पड़ता है। और वही कोर्स मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे और MCQ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्विज भी होगा। तो आप लोगों का फर्ज है कि ये वाला काम साथ के साथ ही ये भी काम होना चाहिए, ठीक है ना। लेक्चर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये वाला भी काम होना चाहिए कि भाई 500 सब्सक्राइबर चाहिए। और बहुत सीरियस होकर आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम सीरियस होके ये सारी क्लासें देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम उदारवादी उपागम के बारे में पढ़ेंगे। हमने आदर्शवादी उपागम पढ़ा, ठीक है ना, और यथार्थवाद पढ़ा, जो मानव के यथार्थ स्वभाव का वर्णन करता है और उसी आधार पे ये बोलता है कि जैसा जैसा आदमी का स्वभाव होता है वैसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिकर्ता होते हैं, ठीक है ना। मानव का स्वभाव कैसा होता है? वो लालची है, वो अहंकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बटोरना चाहता है। तो यथार्थवाद क्या है? शक्ति पावर पे ज़्यादा बल देता है, राष्ट्रीय हित और शक्ति पे महत्व देता है, ठीक है ना। अब उदारवादी क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम करते हैं। उदारवादियों के अनुसार ये मानव विवेक की हरदम बात करेगा, ये हरदम मानव विवेक की बात करेगा। जो अब ये उदारवादी जो होते हैं यथार्थवाद की मान्यता का खंडन करते हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की अनिवार्य स्थिति है। अब यथार्थवाद क्या कहता था? यथार्थवाद क्या कहता था
कि भाई संघर्ष और विरोध, संघर्ष और विरोध ये तो पाया ही जाता है, ये तो क्या कहता है, ये पाया ही जाता है। लेकिन यथार्थवाद कहता है, उदारवाद क्या कहता है, वो इस बात का खंडन करता है, कहता है नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती है, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि राज्यों के मध्य संघर्ष नहीं होता है, राज्यों के मध्य क्या होता है, सहयोग होता है। सहयोग कि मतलब एक राज्य दूसरे राज्य का क्या करता है, सहयोग करता है, ठीक है ना कि संघर्ष करता है। उदारवाद यथार्थवादियों के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं कि विश्व मंच पर राज्य प्रमुख अभिकर्ता होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहता कि भाई राज्य ही प्रमुख अभिकर्ता होते हैं, यथार्थवाद कहता है राज्य प्रमुख अभिकर्ता होते हैं। उदारवादी राज्य के महत्व, अब ये उदारवादी राज्य के महत्व को से इनकार नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं कि राज्य को बिल्कुल हटा देते हैं कि नहीं राज्य का कोई महत्व ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ऐसा नहीं कहते। लेकिन ये कहते हैं भाई राज्य के साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगमों को और समूहों को, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी ये महत्व देते हैं, ठीक है ना। ये आतंकवादी हटा देना, बुक में लिखा हुआ था तो उसने टाइप कर लिया, ठीक है ना। आतंकवादी समूह भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व देते हैं, कि जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे आतंकवादी संगठन है तो आतंकवाद की सफाई के लिए सारे देश एक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो बहुराष्ट्रीय निगम हो गए और तरह तरह के समूह हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, ये विश्व राजनीति के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हो गए, यूएनओ, ठीक है ना, यूएनओ हो गया आपका, विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है ना, आपका WTO हो गया। तो इस तरह की जो ये संगठन है ना, ये भी क्या करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। क्या करते हैं, केंद्रीय भूमिका, ठीक ना, सेंट्रल। अब क्या है, राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उदारवादी सहयोग की संभावनाओं को अधिक मत देते हैं, मतलब ये सहयोग को देते हैं कि भाई राज्यों के मध्य क्या होगा, सहयोग होगा, अंतर्राष्ट्रीय, ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग है, विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग है। अच्छा, यथार्थवाद क्या कहता है कि विभिन्न राज्यों के मध्य क्या है, संघर्ष और विरोध है। उनके अनुसार राज्य के मध्य आपसी सहयोग का मार्ग खोजा जाना चाहिए, ठीक है ना। ये कहते हैं भाई राज्य को क्या करना चाहिए, आपस में सहयोग करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, इनको याद रखना, क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति के हित तथा समाज की प्रगति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यह कहते हैं कि व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं, ठीक है, और व्यक्ति के हित और समाज के हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति ग्रोथ करेगा तो समाज भी ग्रोथ करेगा, और समाज अगर ग्रोथ कर रहा है तो व्यक्ति कर ही रहा है, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप देखते हैं ना, एडम स्मिथ को आप याद कीजिए, ठीक है ना, वो क्या कहता है, अदृश्य हाथ की संकल्पना देता है और कहता है जब अगर व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का भी विकास साथ के साथ होता है, ठीक है ना। तो वही वाली मान्यता है। आपने अगर उदारवाद को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे उदारवाद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, उदारवाद मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। राज्यों के हित गतिशील होते हुए अपने और दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। राज्य के हित क्या होते हैं, गतिशील होते रहते हैं, गति करते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और अपने और दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। राज्यों के हितों में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि व्यक्तियों के मूल्य बदलते रहते हैं। अब देखो, आज राज्य का आज कोई हित है तो आने वाले टाइम में 5-10 वर्षों बाद हित चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आज से हमने जब आज़ादी प्राप्त की थी तो हमारा राष्ट्रीय हित किसमें था, सुरक्षा में था, ठीक है ना। क्या था, सुरक्षा में। उस समय हमारे देश के ऊपर चीन की भी नज़र थी, पाकिस्तान की भी थी, ठीक है। तो उस समय हमारा मूल्य क्या था, हमारा हित क्या था कि भाई हम अपने देश की सुरक्षा करें, और हमने उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया, ठीक है। हमने परमाणु पूरी दुनिया को दरकिनार करके हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण भी किया। लेकिन आज की डेट में हमारी क्या क्या आज हमारे हित बदल रहे हैं। आज हमें क्या चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें तेजी से विकास करना है, ठीक है ना, और भी आर्थिक विकास करना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, राज्य के हित आपस में बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। क्यों, व्यक्तियों के भी मूल्य बदलते रहते हैं। अब हमारा पहले क्या मूल्य था, हमें सुरक्षा हमारा मूल्य था, आज हमारा शिक्षा और आर्थिक विकास, ये हमारे मूल्य
बन गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ही किनारे कर दिया सुरक्षा को, नहीं। लेकिन सुरक्षा के साथ साथ हम बाकी मूल्यों को भी महत्व दे रहे हैं। उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उदार लोकतंत्र का विकास अन्य व्यक्ति के हितों की अपनी चिंता के रूप में देखने पर बल देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे कि उदारवादी जो राज्य होते हैं उसमें वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। क्या होगी? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है कि अपने हितों का भी ध्यान रखा जाता है और अन्य देश के हित होते हैं उनको भी महत्व दिया जाता है। व्यक्ति और राज्य दोनों सहित अनेक आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, अतः हितों का निर्धारण राज्य और व्यक्तियों की सौदा करने की सामर्थ्य से होता है, ठीक है ना। तो आप ये लोग समझ गए। व्यक्ति और राज्य दोनों सहित अनेक आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और व्यक्ति और राज्य क्या होते हैं? ये आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां होती हैं वो इनको, व्यक्ति को और राज्य को प्रभावित करती हैं। अंततः हितों का निर्धारण राज्य और व्यक्तियों की सौदा करने के सामर्थ्य से होता है कि भाई अभी इनका जो हितों का निर्धारण होगा वो कैसे होगा? ये सौदा करते हैं, ठीक है ना, सौदा करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम कोई संधि करते हैं उसमें हम सौदा करते हैं। कोई सम्मेलन हो गया, कोई किसी का, हम किसी में हमने किसी उसमें पार्टिसिपेट किया तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर सौदा करेंगे, ठीक है ना। पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है ना। पारस्परिक हित, क्योंकि सब हर एक स्टेट का अपना हित होता है, ठीक है। और उस पारस्परिक हित के लिए क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अलग अलग राज्यों के बीच में क्या आ जाएगा? सहयोग पैदा होगा और उससे क्या होगा? स्थायित्व आ जाएगा। बल प्रयोग के साधन का आश्रय लिए बिना राज्यों के मध्य सहयोग होता है। तो आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी समस्या होती है तो दो राज्य क्या करते हैं? आपस में बैठ के और एक युद्ध का नहीं, कोई मत सहयोग के द्वारा उसका कोई हल निकालते हैं। अब थोड़ा सा और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी उपागम, व्यक्तिवाद, तार्किकता, ठीक है। देखो ये व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति सेंटर में होगा, तार्किकता विवेक से संबंधित है, तर्क करेगा, स्वतंत्रता, न्याय और सहिष्णुता के मूल्यों पर बल देता है। तो याद रखना उदारवादी उपागम निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन यहीं से एक बन रहा है कि उदारवादी उपागम किस मूल्य पर बल नहीं देता? बल नहीं देता। तो आपके सामने ऑप्शन होगा, एक व्यक्तिवाद, ठीक है ना, दूसरा तार्किकता, तीसरा ऑप्शन आएगा आपके पास स्वतंत्रता, चौथा मूल आ जाएगा समानता, ठीक है ना। तो याद रखना उदारवादी जो होता है वो समानता जैसे मूल्य को नहीं मानता, ठीक है ना। उदारवादी जो होते हैं प्रतियोगिता और स्वतंत्रता की, हर कोई स्वतंत्र है, जाओ करो जो करना है। तो ये याद रखना, इसी तरह के शब्द होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। व्यक्तिवाद पे बल देता है, उदारवाद जो लॉक है उसका आपका उदारवाद का जनक है, ठीक है। और व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देना चाहता है। भाई उदारवाद मानता है कि व्यक्ति विवेकी है, तो विवेकी व्यक्ति ही तर्क करेगा। और स्वतंत्रता तो उदारवाद का सबसे पहला वो आवश्यक तत्व है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। एग्जामिनर कुछ नहीं करता, कोई बुक उठाता है, पढ़ता है और इसी तरह से क्वेश्चन बनाता चला जाता है। उदारवादी समाज के प्रमुख लक्षण है अनेकता, ठीक है ना। उदारवादी समाज का अनेकता, बहुलतावाद और सहमति एवं संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन। अब ये क्या कहता है कि भाई उदारवादी समाज के लक्षण क्या है? अनेकता, कि भाई अनेकता होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अनेकता होगा, बहुलतावाद होगा, ठीक है, और सहमति होगी और संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन। उदार पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है, ठीक है ना। उदारवाद पूंजीवाद वर्ग का आर्थिक दर्शन है जो मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप ये पूंजीवाद क्या है ये नहीं समझते हैं तो मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा लेक्चर बना रखा है, वहां पे मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है ना। और मार्क्सवाद का भी बना रखा है ना।
मार्क्सवाद का भी मैंने बना रखा है, तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, जिसमें राज्य की दखलंदाजी और नियंत्रण बिल्कुल ना हो। स्वतंत्र समझौते, व्यापार, प्रतियोगिता, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार और समाज का समर्थन करते हुए उदारवाद ने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राज्य की आर्थिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी का विरोध किया है। तो उदारवाद क्या होता है दोस्तों? उदारवाद क्या कहता है कि आप आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है ना, वो जैसे मर्जी कार्य करे, बाजार में कैसे कार्य करता है, क्या समझौते करता है, उसके लिए आज़ाद है। वो व्यापार करने के लिए आज़ाद है, ठीक है, वो प्रतियोगिता करेगा, ठीक है ना, अलग अलग व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, वो आपस में प्रतियोगिता करेंगे, जो आगे निकलेगा उस या जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो विजयी होगा, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था मतलब मांग और पूर्ति के हिसाब से सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। और बाजार और समाज का समर्थन करते हुए उदारवाद क्या करता है? स्वतंत्रता के लिए राज्य के आर्थिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी का विरोध करता है। ये कहता है भैया सब कुछ अपने आप चलेगा। क्या होगा? आपने एक बाजार देखा होगा, बाजार में क्या होता है कि देखो, जैसे किसी चीज़ की कमी हो जाती है, क्या होता है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसके रेट अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है बाजार में तो उसके रेट अपने आप नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करता है, बाजार अपने आप को खुद ही संतुलित कर लेता है, ठीक है ना, मांग पूर्ति के हिसाब से खुद ही अपने आप को संतुलित कर लेगा। तो वहां पे राज्य को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये हमारी जो राज्य को भी एक बाजार के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये अपने आप सब कुछ कर लेगा, राज्य को इसके अंदर दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उदार लोकतंत्र, पारस्परिक निर्भरता, अंतर सामाजिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के चलते उदारवादियों का विश्वास हो गया कि बल प्रयोग के साधनों का आश्रय लिए बिना राज्य के मध्य सहयोग संभव है। मतलब उदार लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो कभी युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके अंदर जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है संसद के अंदर, ठीक है ना। सरकार क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी तो जनता का उसके ऊपर दबाव रहता है, और जनता कभी भी युद्ध नहीं चाहती, जनता कभी भी युद्ध नहीं चाहेगी, ठीक है। दूसरा, पारस्परिक निर्भरता, मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। हम अरब देशों से तेल लेते हैं, बदले में अरब देशों को हम खाद्य सामग्री भी देते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संबंध होते हैं हमारे बीच में, ठीक है, और समझौते भी होते हैं, ठीक है। तो उसके तहत हम हमारे संबंध गहराए जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का विकास, जैसे यूएनओ हो गया आपका, महासभा, WTO, ये सब क्या हो गए, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। तो इनके चलते जो उदारवाद है उनको लगा कि हाँ भाई, हमें अब बल प्रयोग के साधनों का आश्रय लिए बिना हम क्या कर सकते हैं, राज्यों के मध्य सहयोग कर सकते हैं साथियों। अब नव उदारवाद क्या है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आपको बता दें, कई बार आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में नव उदारवादी उपागम मुक्त बाजार, किसका, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देता है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि भाई राज्य को ना स्टेट को क्या करना चाहिए कि बाजार के ऊपर और व्यापार के ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तथा वे पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों, मतलब पश्चिमी के जो मूल्य हैं और उनकी संस्थाओं का प्रचार करते हैं। न पश्चिम की संस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे ये सारी की सारी क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गया और WTO हो गया, पहले गेट था, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे पश्चिमी संस्थाएं हैं, ठीक है। नव उदारवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत यह विश्वास है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्थापित वित्तीय और कार्यात्मकवाद संस्थाएं समय की कसौटी पे खड़ी उतरी हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और उसके बाद क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्थान स्थापित हुए, चाहे वो आपका WTO हो, गेट हो, या फिर क्या बोलते हैं विश्व बैंक हो, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो। तो वो क्या है कि वो है वो सही सही उनकी स्थापना का जो उद्देश्य था कि भाई दो देशों के बीच में संघर्ष ना हो, विरोध ना हो, तो वो क्या है, वो उस पर खरी उतरी हैं, ठीक है ना, उन्होंने बकायदा वो काम किया है। नव उदार संस्थावादियों का यह विश्वास है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा परिवेश में राज्य सहयोग के द्वारा पूर्ण लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, ठीक है। हर कोई देश चाहता है कि भाई उसके लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि हो, क्योंकि उनका विवेकशील आचरण सहयोग आधारित व्यवहार के मूल्यों से उन्हें अवगत करवाता है। तो क्या कहता है वो, जैसे मनुष्य विवेकशील है वैसे उदारवादी मानते हैं राज्य भी विवेकशील है। तो विवेकशील आचरण सहयोग आधारित, ठीक है ना,
क्या सहयोग आधारित व्यवहार के मूल्यों से उन्हें अवगत करवाता है। नव उदारवादी मुख्य रूप से विश्लेषण की इकाई राज्य को मानते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, विश्लेषण किसका किसका विश्लेषण करना चाहिए, राज्य का करना चाहिए। ठीक है, और राज्यों का सरोकार आपसी लाभ से है, और राज्य क्या है, राज्य आपस में आपसी लाभ के लाभ की इच्छा रखते हैं, अतः वे उन संस्थाओं में रुचि दर्शाते हैं जिनमें सामूहिक लाभ अर्जित हो। नव उदारवादी विचारक हैं स्टीफन गुस्ताव सेन, रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थ्रेचर और आपका आलन ग्रीन्सपान। ठीक है ना, तो ये नाम आप याद रख लेना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सीधे यहीं से ही एक क्वेश्चन बनता है। मैं इसी वजह से लेके आया कि हालांकि इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है और कोई भी इसको करवाता नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से ले आया कि इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से अचानक से उठ के आ जाएगा और आप कहेंगे भाई ये तो हमने नाम भी नहीं सुना था, या नव उदारवाद में हमने ये नाम नहीं सुना। ठीक है, तो ये कौन कौन से, स्टीफन गुस्ताव सेन, रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थ्रेचर और एलन ग्रीनस्पान। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये देख लीजिए छोटे छोटे से वो हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नव उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख नव उदारवादी उपागम निम्नांकित है। ये सारे छोटे छोटे सब वो कह सकते हो आप, उपागम कह सकते हैं इनको। विश्व राज्य सिद्धांत हो गया, बहुलवादी सिद्धांत हो गया, भूमंडलीकरण की अवधारणा, निवारक सिद्धांत, अंतर्निर्भरता ये का सिद्धांत हो गया, कार्यात्मकवाद और रचनावाद। ये सारे के सारे हम वन बाय वन करेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आपको इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, सारा का सारा बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को बस काम क्या करना है, आप लोगों को काम ये करना है कि भाई आपको ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, आप वो करते नहीं हो, है ना। अब विश्व राज्य का उदाहरण, ठीक है ना, द्वितीय विश्व के पश्चात उभरने वाली महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक अवधारणा राज्य की अवधारणा है। ठीक है ना, क्या है, राज्य की अवधारणा है। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले राष्ट्र संघ था। ठीक है ना, तो की दुर्बलता, परमाणु बम का आविष्कार और नरसंहारक हथियारों के आविष्कार ने सभी राजनीतिक विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मानव जाति के तीसरे विश्व युद्ध की महाविभीषिका से बचना है तो सभी राष्ट्रों को मिलकर एक विश्व संघ का निर्माण करना होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एक विश्व संघ का निर्माण करना होगा, ऐसा संघ जिसमें विश्व के सभी प्रतिनिधि हों और क्या कर सकें, ये मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचा सकें, जिससे विश्व व्यवस्था के उत्तरदायित्व का कार्य विश्व संघ या विश्व सरकार को दे दिया जाए। ठीक है ना, इस विचारधारा के समर्थक का मत है कि युद्धों का एक प्रधान कारण अंतरराष्ट्रीय अराजकता है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय अराजकता। क्यों, क्योंकि जो टॉप लेवल पे कोई है ही नहीं है, टॉप लेवल पे कोई भी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। ठीक है ना, कोई नियंत्रित करने वाली सरकार नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि युद्ध हो जाता है। जैसे आपके फैमिली में आपने देखा होगा कि भाई जैसे जिस फैमिली के अंदर 4 भाई होते हैं और उनके डैडी जिंदा होते हैं, तो वो 4 भाई आपस में कम लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है, या उनके बीच में कोई टकराहट होती है तो वो पिता जो होता है उनको वो सुलझा देता है, समाधान कर देता है। लेकिन जिसके घर में गार्जियन नहीं होते हैं, मम्मी डैडी नहीं होते हैं, तो वो भाई आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और आखिरी में अलग अलग हो जाते हैं। जब चाहे अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र इजराइल ईरान के पर आक्रमण कर देते हैं, अरब राष्ट्रों पर हमला करके शांति भंग कर देते हैं। इस तरह से शक्तिशाली राष्ट्र पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए आवश्यकता थी शक्तिशाली राष्ट्रों पर एक विश्व व्यवस्था या विश्व संघ के द्वारा नियंत्रण किया जाए दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, आप लोगों को समझा होगा तो शायद बहुत इजीली समझ में आ गया हो। आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं लेके आने इसके अंदर बताऊंगा। कोई भी एजुकेटर इतना डीप नहीं करवाएगा जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, बेशक आप ट्राई चेक कर लेना, कोई मुझे उसमें वो नहीं है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ, मैं बहुत डीप आप लोगों को करवा रहा हूँ और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्व राज्य की उपयोगिता क्या है, विश्व राज्य के बिना स्थायी शांति की स्थापना नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक ऐसी पावर चाहिए
ठीक है ना, जो क्या करे, समस्याओं की सुनवाई करे और समाधान करे और जिसकी सब बात माने। अगर वो नहीं है तो स्थायी शांति नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, वही कंडीशन हो जाएगी कि फर्स्ट वॉर के अंदर में क्या हुआ था, ठीक है। आपने जो आपके मित्र राष्ट्र थे आपका, चाहे वो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है ना, ये तो पावरफुल थे और इनके पावर के चक्कर में इन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, दबा दिया, जर्मनी और इटली को, ठीक है ना। इटली को इन्होंने इसके ऊपर कई सारी संधियां लगा दी, ठीक है, और इनका शोषण किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि ये इटली और जर्मनी क्या हो गए कि ये फिर से आपको अपने आप बदला लेने की उसमें आ गए, ठीक है ना, बदला लेने की उसमें आ गए। और इन्होंने तो इटली से काफी, कभी इंटरनेशनल जब डिस्कस करेंगे तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि उस समय की क्या घटनाएं हुई थी और क्या हुआ था। अभी अगर किया तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब विश्व की आर्थिक विकास के लिए विश्व राज्य आवश्यक है। दोस्तों क्या होता है कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कोई भी व्यापार जैसी कोई संस्था थी नहीं, ठीक है। तो क्या था कि भाई कोई ज्यादा टैक्स लगा देता था, कोई कम टैक्स लगा देता था, ठीक है ना। आयात निर्यात का कोई नियम मानदंड नहीं था और युद्ध के कारण आर्थिक विकास भी नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए विश्व राज्य की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। युद्धों को रोकने के लिए विश्व राज्य क्या है, आवश्यक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की विभीषिका से मानव को बचाने का विकल्प भी विश्व राज्य है, ठीक है। तो ये भी बात है कि भाई जब राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा ना तो युद्ध का रूप धारण कर लेगा। राष्ट्रवाद जब बहुत ज्यादा उग्र तो क्या कर लेगा, युद्ध का रूप धारण कर लेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गया, जर्मनी और इटली, ठीक है ना। ये क्या हो गया कि जब आप राष्ट्रवाद का जब आप पाठ पढ़ाते हैं तो एक जाति अपने आप को उच्च समझने लगती है, बाकी सबको निम्न समझने लगती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब इस तरह का अहंकार आ जाता है तो फिर युद्ध निश्चित है, ठीक है ना, जैसे जर्मनी के अंदर हुआ था। विश्व राज्य की अवधारणा विशेषताएं, विश्व राज्य एक संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। क्या है, संघात्मक है। इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा विश्व हो गया और ये छोटे छोटे राज्य हो गए, ठीक है। इन राज्यों को आपसी स्वायत्तता भी है, इनके अपने नियम कानून भी है, अपना शासन भी है। लेकिन क्या है, ये एक पूरे विश्व राज्य के द्वारा संचालित हो रहे हैं। भारत के कॉन्सेप्ट में समझ जाओ। विश्व राज्य सामूहिक सुरक्षा का विकसित रूप है, ठीक है ना। किसका है, सामूहिक सुरक्षा हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सामूहिक सुरक्षा कि विश्व राज्य हो गया, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और किसी समस्या का समाधान करेंगे। क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, कोविड-19 में क्या हुआ था, कि सब लोग सामूहिक सुरक्षा के लिए एक हो गए थे। विश्व राज्य शांति स्थापित करने का संस्थागत प्रयत्न है, ठीक है ना। तो क्या है, विश्व राज्य शांति स्थापित करने का संस्थागत प्रयत्न है। विश्व राज्य शक्ति प्रबंध के रूप में है, ठीक है ना। और विश्व राज्य द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता पर नियंत्रण है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय संप्रभुता भी नियंत्रण लगता है कि कोई राष्ट्र इतना संप्रभु ना हो जाए कि वो अपने राज्य के अंदर ही मानव अधिकारों का हनन करने लगे या अन्य राज्यों का नुकसान करने लगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप संप्रभुता को नियंत्रण करती है विश्व सरकार। विश्व राज्य के मार्ग में बाधाएं क्या है, संप्रभुता की धारणा। एक राज्य होता है वो संप्रभु होता है, वो किसी बाहर के आदमी से आदेश लेना या उसकी बात स्वीकार करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्या होता है, संप्रभुता का आपने अगर नहीं देखा है तो इसका लेक्चर मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए संप्रभुता की धारणा क्या है। क्योंकि जब तक आप संप्रभुता के बारे में नहीं पढ़ेंगे आपको हो सकता है ये समझ में ना आए। तो कोई भी राज्य क्या करेगा कि किसी का आदेश सुनना पसंद नहीं करता, बाहरी का आदेश। जो संप्रभु होगा वो किसी का आदेश नहीं सुनेगा, किसी की आज्ञा नहीं मानेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो संप्रभुता की धारणा है कि भाई कोई राज्य किसी विश्व सरकार की बात ही क्यों मानेगा, ठीक है ना, क्यों मानेगा। तो एक ये प्रॉब्लम आती है। उग्र राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद की भावना जो आती है ना वो विश्व सरकार को ना विश्व सरकार का सपना जो है वो साकार होने नहीं देती है, ठीक है ना। अगर जैसे हम चाइनीज हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, चाइनीज जो है वो विश्व सरकार को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, वो विश्व सरकार के नहीं पसंद करेंगे, वो अपने चाइना को ही आगे देखना चाहते हैं। उसी तरह से हम अपने भारत को आगे देखना चाहते हैं, अमेरिकन यूएसए को देखना चाहते हैं। तो ये क्या है, उग्र राष्ट्रवाद की जब भावना ज्यादा होगी तो विश्व सरकार नहीं बन सकती, विश्व सरकार नहीं बन सकती भाई। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अभी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो जंजाल है ना, ये भी विश्व राज्य के की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा है। सैनिकवाद, जहाँ पे सैनिक का शासन होता है, सैनिकवाद, तो यहाँ पे भी विश्व सरकार नहीं बन सकती। सरकार निर्माण की समस्या, और सरकार का निर्माण किया जाए, कैसे किया जाए, किसको क्या दिया जाए। अभी यूएनए तो है ना, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, राष्ट्र संघ है। तो आप देखते हैं कि कितनी बातें संयुक्त राष्ट्र संघ की मानी जाती है। क्या अमेरिका मानता है क्या इसकी सारी बातें? क्या इंग्लैंड मांगता है? क्या चीन मानता है? क्या रसिया रूस मानता है? नहीं मानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जहां हित पूरे होंगे, ठीक है ना, जहां हित पूरे होंगे वहां तो मानेंगे ये, और जहां पे इनका हित नहीं पूरा हो रहा होगा ना, ये बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जहां पे हित नहीं पूरा होगा वहां पे ये बात नहीं मानेंगे। तो आप देख सकते हो कि सरकार निर्माण की कितनी बड़ी समस्या है। अब बहुलवादी दृष्टिकोण है। अब बहुलवादी दृष्टिकोण क्या कहता है साथियों? बहुलवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि भाई अब ये बहुलवादी जो दृष्टिकोण होता है ना, पहला तो अगर आपको बहुलवादी का कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना, तो फिर वही है कि ये थ्योरी का भी पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, डीप से समझना चाहते हैं, तो आप क्या करो, मेरी थ्योरी यूट्यूब पे बहुलवाद का लेक्चर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आप उससे अगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बहुलवाद क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना, राजनीति में क्या होता है कि राज्य नहीं होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, संगठन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, और क्या होते हैं, एनजीओ होते हैं, और क्या होते हैं, आपका एमएनसीज होती हैं, तो ये क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये भी संबंधों को तैयार करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि राज्य ही एक प्रमुख करता है, नहीं, राज्य ही एक प्रमुख करता है, नहीं। ये क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, एमएनसी भी होते हैं, ठीक है। राज्य तो है, ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, एमएनसी वगैरह ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, एमएनसी की भी का भी अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, आप थ्योरी के रूप में देखते हैं तो ये क्या कहता है कि भाई बहुलवाद क्या कहता है कि सारी पावर एक के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि और भी बहुत सारे होते हैं हमारे राज्य के अंदर में, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पावर्स मिल जाएंगी, ताकत मिल जाएगी, और शक्ति को एक जगह नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। संप्रभुता क्या कहती है कि पावर एक के पास होनी चाहिए, ठीक है ना, आदेश एक के पास होना चाहिए, और सबको उसका पालन करना चाहिए। बहुलवाद क्या करता है, इसकी पावर्स को अलग अलग सबको पावर्स के वो मानता है, ठीक है ना। आप इसको एक बार थ्योरी में अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भूमंडलीकरण की अवधारणा, इसको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझाना पड़ता है कि भूमंडलीकरण क्या है, कि अलग अलग देशों का, ठीक है, अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ाव होता है, वो भूमंडलीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि संस्कृतियों का और आपका जो एक संस्कृतियों का आपस में जुड़ाव हो रहा है,
व्यापार का तो हो ही रहा है, वस्तुओं का वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, संस्कृति का जुड़ाव हो रहा है, आपस में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये सब इस वजह से पॉसिबल है कि दोस्तों संचार के साधन विकसित हो गए हैं, दूसरा अंतर्निर्भरता है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, संचार यातायात। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने क्या कर दिया है कि भूमंडलीकरण की अवधारणा को बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि दोस्तों पहले क्या होता था कि बहुत कठोर नियम हुआ करते थे, कठोर नियम हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है कि वो नियम लचीले कर दिए गए हैं, उदार कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी छूटें दी गई हैं आयात निर्यात के अंदर में। तो उससे क्या हो गया है कि आपका व्यापार करना आसान हो गया है। ठीक है ना, आज आप यहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे बैठे बैठे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, और ये लेक्चर पूरे विश्व में कहीं भी कोई देख सकता है। ठीक है ना, ये लेक्चर क्या पूरे विश्व में कोई भी देख सकता है। तो ये इतनी सारी सुविधा, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो बदल रही है, तो उस वजह से क्या हो गया कि ये भूमंडलीकरण की अवधारणा बल पकड़ते जा रही है। ठीक है, तो आप ये इसको जरूर आप करना। और कौन सा है आगे? अब ये क्या है कि भूमंडलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्यों हम अध्ययन करते हैं? क्योंकि अगर जैसे ही आप संस्कृति का जुड़ाव होगा, वस्तुओं का व्यापार होगा, तो इससे क्या होगा ना कि कल्चर एक दूसरे से मिक्स होगा। ठीक है ना, हम अमेरिकन भोजन ले रहे हैं, अमेरिका वाले इंडियन फूड लाइक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपस में जो युद्ध की संभावना है ना, वो कम हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। संघर्ष कम होता है। तो ये क्या है, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमंडलीकरण की अवधारणा का महत्व है। निवारकता सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का युग परमाणु युग है भाई। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु बम सब लगभग जिन भी देशों के पास है, आपका अमेरिका के पास है, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, भारत के पास है, चीन के पास है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके पास है। तो जिसमें से अधिकतर राष्ट्रों के पास क्या है, परमाणु और आणविक अस्त्र हैं। ठीक है, नए आणविक अस्त्रों के सर्वनाश करने की क्षमता के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्स लर्नर ने आज के युग को अति मारकता का युग कहकर पुकारा है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, किसने आज के युग को अति मारकता का युग कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने होगा कि भाई ग्रीन कह दें, ग्रीन, दूसरा विल्सन, तीसरा सावी, अल्फ्रेड सावी, और चौथा आपका मैक्स लर्नर। आप याद रखना, वह कौन है, मैक्स लर्नर है दोस्तों। ठीक है ना, मैक्स लर्नर क्या कहते हैं, आज के युग को अति मारकता का युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि नए नए आणविक अस्त्र हैं, परमाणु शस्त्र हैं, जिनसे एक पूरे विश्व का कई बार विनाश किया जा सकता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, द एज ऑफ ओवरकिल। ठीक है ना, द एज ओवरकिल, ये नाम भी याद रखना। प्रथम अति मारकता शब्द का प्रयोग जॉन मैडारिस ने किया था। ठीक है, उनके अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में अलग अलग रूप में इतनी क्षमता है, इतने परमाणु अस्त्र हैं कि वे संपूर्ण संसार का कई बार सर्वनाश कर देंगे। ठीक है ना, कई बार इस पृथ्वी का खत्म कर सकते हैं, इतने परमाणु अस्त्र हैं। इस अतिमारकता की पृष्ठभूमि में लर्नर ने द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप पर विचार किया और प्रतिपादित किया कि आज हम अतिमारकता सामर्थ्य
और शक्ति की अतिशयता के युग में जी रहे हैं, न कि शक्ति के अभाव के युग में। ठीक है ना, मतलब कितना है, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर हो गई, इतना ज़्यादा शक्ति आ गई है परमाणु अस्त्र की वजह से। ये क्या कर सकते हैं, विश्व को कई कई बार समाप्त कर सकते हैं। पुरातन विश्व राजनीति के युग में अपनी विशेषता शक्ति का अभाव थी, परंतु आज आधुनिक विश्व में शक्ति के अभाव का स्थान शक्ति की अतिशयता या अतिमारकता का समर्थन ने ले लिया है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते थे, हम पहले के आप जैसे आप यूनान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, शक्ति का अध्ययन नहीं होता था। शक्ति का अध्ययन तो ये आधुनिक उसमें आया है। ठीक है ना, आधुनिक आधुनिक चिंतन से जुड़ा हुआ है शक्ति 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 की संकल्पना। ठीक है ना, लासवेल, कैप्लान हो गए, ये सब कौन है, ये आधुनिक ही है। क्या अरस्तु ने शक्ति का अध्ययन किया था क्या, नहीं, उसने नहीं किया था। तो ये क्या, ये आधुनिक उसकी देन है। आधुनिक विश्व में ये शक्ति का अध्ययन किया जाता है। विश्व राजनीति की पुरानी अवधारणा को देखा जाए तो पता चलता है कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और शक्ति को हासिल करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। ठीक है ना, तो ठीक है, शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्र युद्ध करते थे और राष्ट्र की सभी संसाधन युद्ध में झोंक देते थे, परंतु समकालीन समय में अति मारकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि पुराने समय में शक्ति था, लोग शक्ति को वो करते थे, लेकिन शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो छोटे मोटे युद्ध किया करते थे दोस्तों। ऐसे युद्ध किया करते थे कि भाई क्योंकि उस समय परमाणु अस्त्र था ही नहीं, युद्ध होता था तलवार से, भाले से हुआ करता था, और इस तरह के ही अस्त्रों का तीर कमान यूज होते थे, इस तरह के अस्त्र यूज हुआ करते थे, और पैसा वैसा भी युद्ध के सारे संसाधन उसमें लगा दिए जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी अति मारकता का जो सामर्थ्य है ना, उसमें परिवर्तन आ गया है। अब क्या है, परमाणु अस्त्र है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता भाई। ठीक है ना, अभी देखते हैं। अब क्या है कि समकालीन समय अति मारकता सामर्थ्य के कारण निर्णायक तत्व की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। आज शक्ति का प्रयोग अंतिम सीमा तक नहीं किया जा सकता, इसी वजह से युद्ध राष्ट्रीय नीति का साधन है, यह अप्रासंगिक हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर युद्ध का प्रयोग किया गया ना, अंतिम सीमा तक किया गया ना शक्ति का प्रयोग, तो अंतिम सीमा क्या है, परमाणु अस्त्र है। अंतिम शक्ति क्या है, परमाणु अस्त्र। अगर परमाणु अस्त्र का प्रयोग कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसीलिए इस वजह से अंतिम सीमा तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, लेकिन क्या परमाणु अस्त्र का प्रयोग होता है, नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना, अभी युद्ध पहले की तरह इतना आसानी से नहीं अपनाया जाता। ठीक है, अब युद्ध ऐसी नहीं कि युद्ध हो जाता है, हम लोग युद्ध करने से बचते हैं, डरते हैं। क्यों, क्योंकि अंततः अगर कहीं परमाणु बम का प्रयोग कर दिया गया तो अभी देखो यूक्रेन से कितना लंबा युद्ध हो रहा है, तो चाहता तो रूस एक आधा परमाणु बम करके निपटा देता ना, लेकिन नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे खुद रूस को भी बहुत हानि होगी। आणविक और नए प्रकार के हथियारों के कारण उत्पन्न स्थिति में नीति निर्माताओं ने यह निर्णय करना कठिन हो गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बल प्रयोग किया जाए या नहीं। ठीक है, बल प्रयोग के पश्चात स्थिति में परमाणु युद्ध की नौबत आ सकती है, जिससे सर्वनाश का खतरा उत्पन्न होगा। कि आप अगर बल प्रयोग अगर कर रहे हैं, अगर आप युद्ध कर रहे हैं, तो अगर कहीं परमाणु युद्ध की नौबत आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो पाकिस्तान के मन में हमेशा ये डर रहता है, यार भारत के पास परमाणु अस्त्र है, कहीं वो उसका प्रयोग ना कर दे। ठीक है ना, तो इस डर से कई बार हो सकता है कि वो परमाणु अस्त्र का प्रयोग कर दे। तो ये जो खतरा है ना, ये चलता रहता है। ठीक है ना, अगर बल प्रयोग न किया जाए तो हो सकता है उस देश को आधारभूत हितों की हानि उठानी पड़े। बल प्रयोग करने या न करने की दुविधा मुख्यतः परमाणु अस्त्रों के निर्माण के कारण पैदा हुई है। ठीक है ना, अगर ये परमाणु अस्त्र नहीं होते तो लोग युद्ध कर लेते। ठीक है ना, युद्ध कर लेते। आज चीन हमसे युद्ध करने से डरता है, क्योंकि चीन की पावर हमसे ज़्यादा है, शक्ति उसके पास ज़्यादा है, लेकिन वो भी ये समझता है कि मैं अगर हिंदुस्तान को तबाह किया तो हिंदुस्तान मुझे भी बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा, हिंदुस्तान मुझे भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी परमाणु अस्त्र है, और अगर एक दो परमाणु अस्त्र भी गिर गया तो वो देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से चीन भी हमसे डरता है। ठीक है ना, चीन भी हमसे डरता है, कोई बड़ा युद्ध हमसे नहीं करता है। बॉर्डर पे आता है, 2 4 5 सिपाही इधर आ जाते हैं, पिट पिटा के चले जाते हैं, लेकिन बड़ा युद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, अक्सर अब ये ऐसा होता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि भारत तो पहले वाला भारत तो रहा नहीं।
भारत चीन का जब युद्ध था वो वाला भारत है नहीं, तो अब जब भी चीन वाले वो क्या करेंगे, जब भी सीमा पार करके 10, 15, 20, 50 लोग इस पार आते हैं और फिर पिटा के अच्छी से थुरा के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। मोटे तौर पे देखा जाए तो 1945 मोटे तौर पे देखा जाए तो 1945 से पूर्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धुरी था, ठीक है ना। 1945 से पहले क्या था, युद्ध बड़ी आसानी से कर लिया जाता था, परंतु आज अति मारकता युग में विश्व राजनीति की क्लासिकीय व्यवस्था की बुनियादी तत्वों में इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। मतलब लेकिन अब युद्ध को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर युद्ध हो गया तो युद्ध का सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ब्लैकेट ने लिखा है कि सर्वनाशी युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो गया है कि परमाणु हथियारों के उपयोग कभी भी नहीं किया जाएगा और इसलिए बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा किसने कहा, ठीक है ना। ये वाली कोटेशन याद रखना, सर्वनाशी युद्ध, ब्लैक कैट, ठीक है ना, ब्लैक कैट ने लिखा है। ये क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सर्वनाशी युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग कभी भी नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। ये वाक्य किसने कहा, तो ये ब्लैक कैट ने कहा है। आज परमाणु हथियार युद्ध निवारक की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। परमाणु हथियारों की अति मारकता के कारण परमाणु युद्ध होना असंभव है। परमाणु हथियारों के निर्माण ने समग्र युद्ध में विश्व को हमेशा के लिए विदा कर दिया, ठीक है। युद्ध खत्म हो गया। अब छोटे मोटे युद्ध हुआ करेंगे या युद्ध होगा तो भी उसके अंदर एक निश्चित सीमा तक होगा, परमाणु हथियार तक तो होने का है ही नहीं है। एक प्रकार से परमाणु हथियार संतुलन भी पैदा कर देता है। चीन और भारत के बीच में संतुलन है, क्यों? क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर ज्यादा तंग किया ना हिंदुस्तान को, तो वो 2-4 मिसाइल उठा के मार देगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। 1965 वाला हिंदुस्तान अब नहीं रहा है ये, इसके पास भी परमाणु क्षमता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये संतुलन का काम करता है। अब निर्भरता सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे उदारवाद से संबंधित हैं दोस्तों। निर्भरता सिद्धांत के समर्थक तीसरे विश्व के निर्धन और आर्थिक रूप से निर्धन देशों के विकास की निम्न स्तरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। जो ये कौन कौन से देश हैं दोस्तों, ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश हैं। क्या है, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश हैं। इनका ये अध्ययन करता है। जरा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, जरा मैं देखूं टाइम कितना हो गया। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं इसको फटाफट। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी क्लासें ना हो, 1 घंटे की रहे, ठीक है। का अध्ययन उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में करते हैं जो इन देशों को विकसित एवं समृद्ध देशों से जोड़ती है, ठीक है ना। क्या होता है कि निर्भरता सिद्धांत क्या करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो करता है, अध्ययन करता है। और ये क्या है कि ये विकसित देशों और विकासशील देशों को जोड़ती है, ठीक है। यह विद्वान निम्न स्तर के लिए अल्प विकसित देशों की परिधियों और विकसित देशों को केंद्र कहते हैं। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ये है, ये हो गया, ये परिधि हो गई, ये ऊपर वाली बाउंड्री क्या है, परिधि हो गई, परिधि। और ये क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र। क्या हो गया, केंद्र। केंद्र में क्या है, विकसित देश है, विकसित देश है, ठीक है। और ये क्या है, ये अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश है। क्या होता है कि ये केंद्र वाले जो देश है ना, ये क्या करते हैं, इनका परिधि का शोषण करते हैं। इनसे कच्चा माल ले लेंगे, इनसे क्या ले लेंगे, कच्चा माल ले लेंगे, कच्चा माल ले लेंगे। जैसे आलू ले लिया, आलू ले लिया, ठीक है। आलू लिया इनसे 2 रुपये केजी, ठीक है, 2 रुपये किलो ले लिया। और फिर ये केंद्र जो है ना, ये सेंटर वाले, केंद्र वाले, ठीक है, विकसित देश, इसका चिप्स बना देंगे, चिप्स, ठीक है। और चिप्स बना के क्या करेंगे, 10 रुपये में 20 ग्राम, 20 ग्राम चिप्स किसको बेचेंगे, इनको परिधि वालों को बेचेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल शोषण हुआ। एक तो आपने इनका जो आलू है वो 2 रुपये केजी के हिसाब से लिया, ठीक है ना, 2 केजी के हिसाब से लिया। और फिर वही आलू आपने चिप्स बनाकर इनको 20 ग्राम कितने का बेचा, 10 रुपये का बेचा। तो क्या हुआ, आपने दो तरह से इनका शोषण किया, ठीक है ना। क्या हो गया, दो तरह से शोषण किया है। ये तो खैर दूसरी अवधारणा है, लेकिन हम उदारवाद के संदर्भ में कर रहे हैं। ये मुझे आपको बाद में बताना चाहिए था, खैर, लेकिन कोई नहीं।
इन विद्वानों का मत है कि परिधि में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के स्वरूप का विश्लेषण पूंजीवादी व्यवस्था जिस पर विकसित देशों का वर्चस्व है विश्लेषण के आधार पर ही किया जा सकता है। तृतीय विश्व के देशों का निम्न स्तरीय सामाजिक आर्थिक विकास का कारण पूंजीवाद का क्या है? विस्तार। ये कहता है जैसे पूंजीवाद का विस्तार जो है वो क्या है? आपका जो तृतीय विश्व के देश हैं, तृतीय विश्व के देश कौन है? वो जो आपके पिछड़े हुए हैं, ठीक है, परिधि पर हैं, ठीक है। कौन कौन है? लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया के देश हो गए और दक्षिण अफ्रीका के देश हो गए, ठीक है ना, अफ्रीका के देश हो गए, सॉरी अफ्रीका के देश। निम्न स्तरीय विकास सदैव बाहरी निर्भरता को उत्पन्न करता है। मतलब क्या होगा कि जो केंद्र होंगे उसके देश, तृतीय विश्व के देश या केंद्र के देश सेंटर के देशों पे निर्भर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? सेंटर के देशों पे। क्यों? क्योंकि पहले इनकी आज़ादी से पहले इनका शोषण किया गया है, ठीक है ना। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के नाम से इनका शोषण किया गया है। पहले तो इन्होंने इसका खूब शोषण किया, उसके बाद ये उन देशों को छोड़ को तो चले गए, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी, उनके पास तकनीक नहीं था, उनके पास क्या बोलते हैं, शिक्षित नहीं थे वो। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें अपना आलू बेचना है तो हम तुम्हारे आलू खरीदने के लिए तैयार हैं, लाओ दे दो हमें 2 रुपये 4 रुपये किलो भेज दो। ठीक है भैया, उसको दे दिया और उसी आलू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने उसी आलू का चिप्स बनाया और उनको दे दिया, भैया ये आलू आप चिप्स खाओ, ये बढ़िया है, ये इसे खाने में ज़्यादा स्वाद आएगा। तो ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरह से ये क्या करते हैं कि एक प्रकार से उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं। निम्न स्तरीय विकास के लिए सदैव बाहरी निर्भरता से उत्पन्न होता है। इसी निर्भरता के कारण क्या है, निम्न स्तरीय विकास है, ठीक है। अगर उनको सही मूल्य देते, सही कीमत देते तो और अच्छा विकास होता। समृद्ध विकसित देशों में विकास का स्तर तथा अल्प विकसित देशों में निम्न विकास का स्तर और संबंधित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये दोनों पूंजीवाद विस्तार के कारण उत्पन्न एक दूसरे के से जुड़े हुए परिणाम है। तो ये क्या है, ये जो उच्च स्तर का विकास है विकसित देशों में और विकासशील देशों में निम्न स्तर का विकास है, ये क्यों है? क्योंकि पूंजीवाद विस्तार के कारण ये दोनों जुड़े हुए हैं। निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तरीय विकास को पूंजीवादी विस्तार की उपज के रूप में प्रस्तुत करता है। निर्भरता सिद्धांत क्या कहता है? निम्न स्तरीय विकास को पूंजीवादी विस्तार की उपज के रूप में करता है, क्योंकि इसके अनुसार पूंजीवादी विस्तार से असमान विनिमय उत्पन्न होता है, जिससे केंद्र अपने लाभ हेतु परिधियों के संसाधनों का शोषण करता है। अब ये जो पूंजीवाद होता है ना, पूंजीवाद को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखते हैं तो पूंजीवाद में क्या होता है कि भाई जो आर्थिक संसाधन होते हैं वो कुछ चुने हुए लोगों के पास होते हैं। मार्क्स क्या कहता है कि भाई चुने हुए लोगों के पास ये आर्थिक संसाधन होते हैं, उनका नियंत्रण होता है और वो क्या करता है कि वो मजदूरों का शोषण करता है, ठीक है ना। क्या होता है? मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है, ठीक है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में जो टेक्नोलॉजी हो गई, जो आर्थिक संसाधन हो गए और जो पैसा हो गया, वो विकसित देशों के पास है। क्या है? वो विकसित देशों के पास है। और ये विकसित देश क्या करते हैं? ये जो गरीब देश हैं उनका क्या करते हैं? उनका शोषण करते हैं, उनके संसाधनों का और श्रम का शोषण करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? उनसे ही काम करवाएंगे और उनको ही उचित कीमत नहीं देंगे। अगर इसको समझना है तो ये आपको अंतर्निर्भरता सिद्धांत एज ए सिद्धांत के रूप में आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, 100% मैं निर्भरता सिद्धांत का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं और डिटेल में आप लोगों को ये बता सकूं। बहुत अच्छा सिद्धांत है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। हर बार क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको मैं ऐसा करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, जो कहोगे वो पढ़ाऊंगा, पूरा करवाऊंगा ये कोर्स। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये 500 करना है दोस्तों, 500, ठीक है ना। आप मेरी क्लास में इतने कम बच्चे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर 1000 हो जाएंगे ना, फिर हम लाइव क्लास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइव क्लास। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट मेरे को कमेंट्स में पूछ लोगे और मैं आपको उसी समय आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, कौन सी यूनिट चालू करनी है, क्या करना है, वो सब लाइव क्लास में ही पॉसिबल है। यहाँ तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लाइव क्लास का मजा कुछ और होता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप 100% इसमें सहयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। निम्न स्तरीय धीमी गति से विकास परिधि विशेषता है, ठीक है ना। तो ये विकास परिधि की ये विशेषता क्या है? परिधि की विशेषता क्या है? निम्न स्तरीय विकास या गति, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि परिधि की विशेषता क्या है, तो निम्न स्तरीय विकास है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका केंद्र की विशेषता क्या है? उच्च स्तरीय विकास, ठीक है, ठीक है, या तेज गति का विकास।
तथा निर्भरता की स्थिति में ही परिधि का अस्तित्व बना रहता है। मतलब ये परिधि बनी रहेगी। वस्तुतः निर्भर देश विकसित देशों की परछाई में ही रहते हैं। यह वही स्थिति है जो निर्भर देशों के विकास करने की क्षमता को सीमित करती है। इसका परंपरागत रूप साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का था, जबकि इसका समकालीन रूप नव उपनिवेशवाद का है। ठीक है ना, नव उपनिवेशवाद का है। निर्भरता सिद्धांत तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक प्रक्रिया तथा उसके समृद्ध विकसित देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण करने का एक उपागम है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। ये क्या होता है? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद। इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, आप लोग देखिएगा। बहुत लोगों ने वो लेक्चर देखा है, ठीक है, और अच्छे रिव्यू दिए हैं। तो इसके ऊपर पूरे मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर बना रखा है, तो आप इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। बहुत बारीक सा अंतर है साम्राज्य उपनिवेशवाद में। ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा उसको देखने के लिए, क्वेश्चन वहां से भी आता है। निर्भरता सिद्धांत के विकास का इतिहास, अब थोड़ा सा विकास का इतिहास भी देख लेते हैं भाई। लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग के प्रतिवेदन निर्भरता सिद्धांत के आधार पर स्पष्टीकरण होता है। ठीक है ना, तो क्या ही लैटिन अमेरिका का जो आर्थिक आयोग है ना, उसने इसके ऊपर काम किया था, उसने इसको ढूंढा था। आयोग की नियुक्ति लैटिन अमेरिकी देशों के निम्न स्तर विकास का विश्लेषण करने तथा संभावित समाधान सुझाने के लिए की गई थी। आयोग का मत था कि लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा बाह्य विदेशी सहायता का जो कार्यक्रम अपनाया गया है ना, वही इसके शोषण का यंत्र बना, न कि इसके विकास का समाधान। कि भाई लैटिन अमेरिकी दोस्तों ने जो बाहर के विदेशों अमेरिकी देशों के लैटिन अमेरिकी देशों ने बाहर के जो देश थे, ठीक है ना, चाहे वो यूरोप के देश हो चाहे वो अमेरिका हो, उनसे जो सहायता ली ना, वही उसके क्या बोलते हैं, उसके शोषण का कारण बन गया। क्योंकि जब आप किसी से सहायता लेते हो ना, तो हर कोई क्या होता है, स्वार्थी होता है, वो अपना अपना फायदा सोचता है। तो वही वो क्या हो गया कि उनसे सहायता लेते थे, बदले में वो जो इसके ऊपर शर्तें लगाते थे, ठीक है, या जो अपनी बातें मनवाते थे, उससे क्या होने लग गया था, लैटिन अमेरिकी देशों का शोषण होने लगा था। यह दृष्टिकोण उभरा कि विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों में विश्व का बंटवारा तृतीय विश्व के देशों में निम्न स्तरीय विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, अल्प विकसित देशों, ठीक है, तो विकसित देशों तथा अल्प विकसित देशों में विश्व का बंटवारा। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि विकसित देश और एक अल्प हम जैसे हम पूरे विश्व में देखते हैं कि भाई देश, तो एक विकसित देश हो गए जिनके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं, और एक अल्प विकसित देश जिनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, निम्न स्तरीय विकास के लिए उत्तरदायी है। विकसित तथा अल्प विकसित देशों के बीच संबंधों की प्रकृति तथा क्षेत्र में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में ऐसा अस्वस्थ श्रम विभाजन पैदा कर दिया, जिससे अल्प विकसित राज्य निर्यात के लिए कच्चे माल के उत्पादक बन गए। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि भाई इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यापार प्रणाली थी ना, उसने भी ऐसा कार्य कर दिया कि उसने भी मतलब इनकी कोई मदद नहीं की, कोई हेल्प नहीं की, और इन्होंने कहीं ना कहीं विकसित देशों का ही समर्थन किया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली ने। और इससे क्या हुआ कि एक ऐसा अस्वस्थ असंतुलन पैदा हुआ, जिसमें विकसित राज्य जो है ना, निर्यात के लिए कच्चे माल के उत्पादक बन गए। अब जो ये अल्प विकसित देश थे ना, विकसित विकसित देश, ये क्या करते थे, कच्चे माल का क्या करते थे, निर्यात करते थे। किसको करते थे, विकसित देश को करते थे, विकसित देश को। और विकसित देश क्या करता था, पक्का माल बनाता था, तैयार माल, क्या किसे, तैयार माल माल करता था। और ये किसको करता था, ये किसको बेचता था, अल्प विकसित देशों को बेचता था। किसके मतलब, उच्च कीमत पर बेचता था। लेकिन दोस्तों, अगर ये अल्प विकसित देश कच्चा माल निर्यात करने की जगह तैयार माल निर्यात करते, और इनको बेचते विकसित देशों को, तो क्या होता, पैसा अच्छा मिलता, क्या होता, पैसा अच्छा मिलता। लेकिन नहीं दोस्तों, यहीं पे फंस गए ये बेचारे, यहीं पे अल्प विकसित देश फंस गए और इनका शोषण होता रहा। ठीक है ना, जब आप तैयार माल बेचोगे ना, आप लोहा बेच रहे हो, लोहे से कितना कमा लोगे भैया, आटा दाल चावल से कितना कमा लोगे, कुछ नहीं कमा सकते आप। लेकिन जैसे ही आप राफेल बेचोगे, आप AK-47 बेचोगे, आप मिसाइल्स बेचोगे, तो उस मिसाइल भी लोहे की बनी होती है, राफेल भी लोहे का बना हुआ है, तब कमाई होगी, तब कमाई होगी। ठीक है ना, आप चलो सपोज करो कि एक शिप है या एक कार है, एक कार के अंदर कितने रुपए का लोहा होगा, कितने रुपए का एल्युमिनियम होगा, कितने रुपए की रबड़ होगी, ज्यादा ज्यादा 40
30, 40, 50,000 से, इससे ज़्यादा का तो नहीं होगा उसके अंदर ये सारा मटेरियल। लेकिन वो तो कच्चा माल था, लेकिन तैयार माल की कीमत कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो कितना फ़र्क आ गया, कितना कितना ज़्यादा मोटा मार्जिन हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि जब आप कच्चा माल निर्यात करोगे ना, तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, आपको बहुत मामूली सा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन जैसे आप तैयार माल बेचोगे ना, तो आपको प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है। क्योंकि कच्चे माल की कीमत नहीं देते ना, वो कहते हैं ये तो कच्चा माल है, इसका क्या करना है, ये तो बेकार है। जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक तो ये बेकार है, ये कहा जाता है। श्रम का भी शोषण करते थे वो, हमारे लोगों से कम दामों में काम करवाते थे। आज भी हम लोग बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान से सऊदीया, दुबई, यहाँ लोग काम करने जाते हैं और वहाँ पे उनको कम कीमत दी जाती है। पहले एक टाइम में बहुत कीमत दिया जाती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, तो कह रहे हैं भैया इतने में करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा हिंदुस्तानी आ रहा होगा या पाकिस्तानी आ रहा होगा, ठीक है ना। पाकिस्तानी की संग तो और बुरी दुर्दशा है, पाकिस्तान को तो मतलब समझ लो धो धो के मारते हैं वहां पे, ठीक है ना। पैसा पैसा भी देंगे, पिटाई भी करेंगे। हिंदुस्तान के संग ऐसा नहीं है। विकसित चलिए दोस्तों, इससे विकसित देशों को भारी आर्थिक लाभ हुआ। तो क्या इससे विकसित विकसित देशों को भारी आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने तैयार माल को बेचा, ठीक है ना। उन्होंने कच्चा माल नहीं बेचा था, उन्होंने तैयार माल बेचा था। अब आप एक अगर जैसे 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं, 1 मीटर कपड़ा कितने का मिल जाता है? 60, 70, 80, 100 रुपए से चालू होकर 150 रुपए में मिल जाता है, ठीक है ना। एक शर्ट को बनने में सपोज करो 2 मीटर का कपड़ा लगता है, तो कितने का हो गया? सपोज करो वो 200 रुपए का कपड़ा हो गया। लेकिन जब आप एक शर्ट लेने जाते हैं तो शर्ट कितने की मिलती है? 700 रुपए की, 800 रुपए की मिलती है। तो आपने कपड़ा कितने का लिया? 150 रुपए का, 200 रुपए का। और शर्ट कितने की बिकती? 700 रुपए की, बीच में 500 रुपए का आ गया। तो ये होता है दोस्तों, ये फायदा होता है आपको तैयार माल बेचने का। अल्प विकसित देशों को की अर्थव्यवस्था में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गई। अब अल्प विकसित देश क्या हो गए बेचारे, विकसित देशों पर निर्भर हो गए। भैया और पैसा दे दो, हमारा काम नहीं चल रहा है, और पैसा दे दो, फैक्ट्री लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हाथ जोड़ने जैसी नौबत उनके पास आने लगी दोस्तों। एक बार टाइम भी मैं देखता रहूं, क्योंकि इसके बाद एक और मुझे लेक्चर देना है, तो ऐसा ना हो कि बस वो रह जाए या गड़बड़ ना हो। बस ये चीज़ है दोस्तों, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। चलिए दोस्तों, विदेशी सहायता के प्रभाव ने अल्प विकसित देशों की निर्भरता को और भी गहरा दिया। अब क्या है, आप जब विदेशों से पैसा लेते जाएंगे, उनके कर्जों में डूबते जाएंगे, तब तो आप और ज्यादा फंस गए। अब तो आपको क्या है कि कर्ज सहायता जो आपने कर्ज लिया है, तो उसके 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 परिणाम स्वरूप आपको क्या होगा, उस देश की बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि ब्याज भी देना पड़ेगा। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षित व्यापार प्रणाली, आर्थिक नीतियों के प्रादुर्भाव के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों और विश्व व्यापार संगठन के विकसित राष्ट्रों की तरफ झुकाव, अंकटाड की सफलता ने परिधियों को केंद्र की निर्भरता को पुख्ता कर दिया। अब दोस्तों क्या था ना कि ये जो विकसित देश थे ना, ये बहुत एक नंबर के, ये क्या करते, संरक्षित व्यापार प्रणाली लगाते थे, ठीक है ना। क्या था? संरक्षित व्यापार प्रणाली। आज भी हमारे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूरोप में बिक ही नहीं सकते, उन्होंने बैन कर रखा है, नहीं हम नहीं लगा सकते। क्या कहेंगे? कहेंगे इन्होंने 14 साल से कम के बच्चे से कार्य करवा रखा है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ऐसे ऐसे। तो क्या है, संरक्षित व्यापार प्रणाली लगाते हैं, या यूं कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ 20% ही लेंगे आपका, 80% हम अपने अपने यहाँ जो माल बना हुआ है हम उसको करेंगे। तो ये क्या है, संरक्षित व्यापार प्रणाली अपना लेते हैं। तो मतलब हमारे देश में बेचना हो तो साला थोक में दबा के खूब सारा दे के चले गए तुम, और जब हम तुम्हारे देश में जो चीज बेचना चाहते हैं तो वो तुम करते नहीं हो। तो जब हम आपका माल खरीदेंगे और आपको बेचेंगे नहीं, तो क्या होगा, इससे असंतुलन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। क्यों? हमारा पैसा तो बाहर चला गया सारा, और तुम्हारा पैसा हमारे पास आया नहीं, तो संतुलन नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। और क्या है, विश्व व्यापार संगठन जो है, खासतौर पे जो गैट था, वो उसके जो नियम थे वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं इनको ही सुरक्षा प्रदान करते थे। बहुराष्ट्रीय निगमों को भी क्या बोलते हैं, का झुकाव जो था, ये WTO वगैरह, ये बहुराष्ट्रीय निगम जो ये भी थे, सबका झुकाव किसकी तरफ था, विकसित राष्ट्रों की तरफ था। और इससे क्या हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, परिधियों, जो परिधि के देश हैं उनका शोषण को बढ़ावा ही दिया है, और कुछ नहीं किया है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक अलग से निर्भरता सिद्धांत का लेक्चर अलग से बनाऊंगा, ठीक है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मिस्टर फ्रैंक और वालरस्टेन, ठीक है। इनको नाम को याद रखना, ये बहुत निर्भरता सिद्धांत के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, इनकी रिसर्च है इसके ऊपर। निर्भरता सिद्धांत में एंडर गुंडर फ्रैंक वालरस्टीन
डॉक्टर सातोश संकल, फुतार्दो, स्टावन हेंगन और फॉलेट तथा फ्राज फैनन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सभी विचारक इस बात से सहमत हैं कि तृतीय विश्व के देशों के निम्न स्तरीय निम्न दोस्तों स्तरीय विकास का कारण इनका क्या बोलते हैं, इनका उभरता हुआ नव उपनिवेश स्वरूप तथा इनकी विकसित देशों पर निर्भरता है। फ्रैंक ने पूंजीवादी विकास के निम्नलिखित 3 विरोधाभासों की चर्चा की है। आर्थिक अतिरेक के विनियोग तथा छीना झपटी का विरोधाभास, महानगरीय ध्रुवीकरण और परिवर्तन में निरंतरता। तो इन 3 चीजों की उन्होंने चर्चा की है। आपसे पूछ लेगा कि फ्रैंक ने पूंजीवादी विकास में किन 3 विरोधाभासों की चर्चा की है, तो आपको याद रखना छीना झपटी का विरोधाभास, महानगरीय उपग्रही ध्रुवीकरण और परिवर्तन में निरंतरता। पढ़ें एक बार इसको, एक बार देखें, अभी है थोड़ा सा टाइम। फ्रैंक का मत है साम्राज्यवादी एवं बुर्जिया वर्ग को पहचान कर अल्प विकसित देश किस अपने विकास समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो वालरस्टोन क्या कहता है कि अल्प जो है कि मत है कि साम्राज्यवादी एवं बुर्जुआ वर्ग को पहचान कर क्या कि आपका विकसित जो अल्प विकसित देश है, साम्राज्यवादी एवं बुर्जुआ वर्ग को पहचान कर अल्प विकसित देश अपने विकास समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर आप पहचान लो कि भाई कौन सा साम्राज्यवाद और बुर्जुआ वर्ग की अगर मैं पहचान कर ली, तो आप क्या कर सकते हो, अपने विकास की समस्या का हल ढूंढ सकते हो। कि भाई अगर आप अगर शोषण हो रहा है तो एक साम्राज्यवाद है, ठीक है, और आप क्या है, बुर्जुआ वर्ग है, वो शोषण कर रहा है। वालरस्टेन विश्व पूंजीवादी प्रणाली का विश्लेषण करते हुए केंद्र परिधि प्रतिमान को रेखांकित करते हैं। ये भी केंद्र और परिधि की बात करते हैं कि भाई एक ये केंद्र है और एक परिधि है, और केंद्र क्या कर रहा है, परिधि का शोषण कर रहा है ये। ठीक है ना। इसके अनुसार हम विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, कि मतलब ये जो व्यवस्था है ये क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जो भौगोलिक रूप से विभाजित श्रम विभाजन है। 3 संरचनाएं स्थितियां है, केंद्र, परिधि तथा अर्धपरिधि। ये अर्धपरिधि की भी बात करते हैं कि बीच में भी एक परिधि बनी हुई है। ठीक है। ये विश्व है बाहर बाजार से एक दूसरे से गुथा हुआ। ये क्या विश्व जो है ये बाहरी बाजारों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पूरा विश्व क्या है, बाजार है। ये पूरे विश्व को बाजार समझता है। साम्राज्यवाद के अंत से केंद्र की प्रतियों के ऊपर से राजनीतिक प्रभुत्व की स्थिति का अंत हुआ, परंतु आर्थिक रूप से पहले का एक दूसरे पे प्रभुत्व अभी भी बना हुआ है। अब ये कहते हैं कि भाई जैसे द्वितीय विश्व के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो उसने साम्राज्यवाद का तो अंत कर दिया कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब राजनीतिक तौर पे सारे देश आजाद हो गए, लेकिन आर्थिक तौर पे अभी भी क्या है कि प्रभुत्व बना हुआ है। आर्थिक रूप से क्या है कि आर्थिक रूप से अभी भी प्रभुत्व बना रखा है इन्होंने, किन्होंने, पूंजीवादी देशों ने, विकसित देशों ने। ठीक है ना। इन्होंने क्या रखा है कि आर्थिक रूप से अभी भी प्रभुत्व बना रखा है। और ये क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद की उभरती हुई व्यवस्था में विकसित तथा निम्न स्तरीय विकसित के मध्य और असमान विनिमय की प्रकृति बनी रहेगी। अब वो कहते हैं कि भाई विकसित जो होगा वो अधिक विकास करेगा, और जो आपका परिधि वाले हैं वो कम विकास करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये चीज है कि भाई आपने वो तो अंत कर दिया, लेकिन आपने विश्व स्तर पे जो व्यवस्था की है, चाहे वो आपका विश्व व्यापार संगठन हो, चाहे आपका वो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, ये इन सब के जो नियम कानून होते हैं वो कहीं ना कहीं विकसित देशों को ही लाभ पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, आर्थिक रूप से बेचारे पिछड़े हुए हैं। ठीक है ना। और वालरस्टेन क्या कहते हैं कि अनुसार केंद्र का विकास, परिधि का निम्न विकास दोनों पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया और दोनों में असमान हस्तांतरण के साथ संबंधित है। ठीक है ना। तो क्या है, केंद्र का विकास और परिधि का निम्न स्तरीय विकास। तो केंद्र क्या है, वो अधिक विकास कर रहा है, और परिधि क्या कर रही है, निम्न कम विकास कर रही है। ये दोनों क्या है, पूंजीवादी विकास प्रक्रिया तथा दोनों में असमान हस्तांतरण। असमान हस्तांतरण मतलब लेन देन जो है वो असमान है। केंद्र के पास परिधियों के संसाधनों तथा श्रम का शोषण करने की क्षमता तथा योग्यता है। क्यों, केंद्र के लोगों के पास क्या है, धन भी है, तकनीक भी है, और क्या है, शिक्षित हैं,
अब जो ये चीज जिसके पास होगी ना, तकनीक होगी, शिक्षित होगी, वो क्या करेगा, संसाधनों का शोषण कर सकता है, संसाधनों का शोषण कर सकता है, संसाधनों का शोषण करेगा वो। ये क्या कर सकता है, ये आलू से चिप्स बना सकता है, ये आलू से चिप्स बना देगा, ठीक है, ये आलू से चिप्स बना देगा, ये लोहे से राफेल बना देगा। ये फ्रांस क्या करता है, उसने राफेल बनाया, ठीक है ना। कोई तृतीय विश्व का देश राफेल बना पाया, नहीं बना पाया। तो ये चीज है दोस्तों। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिधियों का निम्न स्तरीय विकास निरंतर बना रहेगा। अब भाई अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हो, तो आप विकास करोगे, नहीं तो आप विकास नहीं कर सकते। वरना आप यही कहोगे कि भैया हमसे लोहा ले जाओ, हो सके तो एक आधा राफेल हमें भी बना के दे दो, और जब वो आपको राफेल बना के देगा तो आपकी चमड़ी उधेड़ेगा, धड़ के आपका शोषण करेगा। क्या बोलते हैं, 5 लाख की चीज आपको 5 करोड़ में, 50 करोड़ में बेचेगा वो। कितना मोटा मुनाफा कमाएगा, देख लो। वालरस्टेन का मत है कि वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुधार संभव नहीं है। वो कहते हैं भाई इस अर्थव्यवस्था का सुधार संभव नहीं है, क्योंकि ये तो एक बन ही गया बस। अतः समस्या का समाधान केवल समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में। कहते हैं कि आप पूंजीवादी व्यवस्था में इसका सुधार नहीं हो सकता, समाजवादी व्यवस्था में इसका सुधार हो सकता है। फिर भी वह पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समाजवादी क्रांति का समर्थन नहीं करता है। तो ये बात याद रखना, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समाजवादी क्रांति का समर्थन नहीं करता है, तो वो वालरस्टेन है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये अच्छे से याद रख लेना, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पूंजीवाद को एक विश्व व्यवस्था मानता है जिसमें संपूर्ण रूप से परिवर्तित करके ही समाजवाद में बदला जा सकता है। 21वीं शताब्दी में पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास ही इसके समाप्त कर देंगे, और यह अवस्था समाजवाद में रूपांतरण हो जाएगा, जिससे परिधियों की केंद्र पर निर्भरता का अंत होगा। तो ये भी याद रखना कि 21वीं शताब्दी में पूंजीवादी के आंतरिक विरोधाभास ही इसे समाप्त कर देंगे, और यह अवस्था का समाजवाद में, इस अवस्था का समाजवाद में रूपांतरण हो जाएगा, जिससे परिधियों की केंद्र पर निर्भरता का अंत हो जाएगा। जैसे ही केंद्र की परिधियों पर निर्भरता का अंत समझ में आया ना, इस पे लगा देना वालरस्टेन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है ना। अब कार्यात्मकतावाद का सिद्धांत, अब इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। कार्योत्तर विचारों का प्रमुख ये डेविड मैट्रिनी से जुड़ा हुआ है। सीधे क्वेश्चन यही पूछ लेगा, कार्यात्मकवाद का प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन यही कई बार आया हुआ है। वाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, कौन है, ठीक है ना, कौन है। तो आपको याद रखना डेविड मैट्रिनी। वो कौन है, डेविड मैट्रिनी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये होगा, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे। डेविड मैट्रिनी का मत है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रूप में अधिक पारस्परिक निर्भरता के द्वारा शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अब ये क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर पारस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे के ऊपर हम अगर निर्भर है, तो क्या होगा, इससे शांति स्थापित होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम अगर हर एक राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, सहयोग करता है, तो कोई किसी से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि भाई अगर मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, मैं उससे क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ ले रहा हूँ, और बदले में उसको क्या बोलते हैं, AK-47 या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी उसको दे रहा हूँ, तो वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, और इससे क्या होगा, शांति स्थापित हो जाएगी। उनका मानना है कि सहयोग की व्यवस्था राजनीतिकों के द्वारा नहीं, तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा की जानी चाहिए। राजनीतिज्ञ क्या होते हैं, ये तो क्या कहेंगे, कूटनीति लगाने लगेंगे, ये चाल चलने लगेंगे, ये आर्थिक अपना क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हित देखने लगेंगे। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ क्या होता है, वो सब इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, ठीक है ना। वो ये चीज़ नहीं देखता, वो लाभ देखेगा, ठीक है, कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ये हित नहीं देखता है, वो ठीक है अपना करेगा, जो भी करेगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगा, वो विशेषज्ञ होगा, वो टेक्नोलॉजी बेचेगा, बदले में आपसे कुछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होगा, निर्भरता बढ़ेगी। निर्भरता के ऊपर डिपेंड करता है, और ये निर्भरता के बारे में नहीं सोचते हैं। इस विचार के समर्थक कौन करते हैं, जोसेफ नाई, अर्नेस्ट हॉस, JP स्वेल, पॉल टेलर, जॉन बर्टन और क्रिस्टोफर मिचेल हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य की सर्वोपरिता, संकुचित राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय शक्ति विचारधारा आदि पर ध्यान नहीं देना। अब ये क्या करता है, देख लो, राज्य ही सब सर्वोपरि है, इसको नहीं मानता।
संकुचित राष्ट्रवाद इसकी बात नहीं करता। ये क्या करता है, विश्व राष्ट्रवाद की बात कर लेगा, संकुचित राष्ट्रवाद की बात नहीं करेगा। राष्ट्रीय शक्ति की बात नहीं करता है, विचारधारा नहीं भैया, इन पे ध्यान नहीं देता है। ये क्या करता है, कार्यात्मक के आधार पर सहयोग को बढ़ावा देता है, कि मतलब राज्यों के बीच में जो कार्य होते हैं, जो सहयोग होते हैं, उनको ये महत्व देता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए जो कि राज्यों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग और गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। तो WTO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, IMF हो गया, ये सब क्या है, ये ऐसे संगठन है जो सहयोग एवं गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्यात्मक आधार पर संगठित किए जाने से राष्ट्रों के मध्य युद्ध की संभावना को कम किया है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि कार्यात्मक आधार पर आप संगठित करोगे कोई समूह, तो क्या होगा कि इससे युद्ध की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है ना। कार्यात्मकवाद की मान्यता है कि किसी एक क्षेत्र में सहयोग विकास अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग के द्वार खोल देगा। राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग से क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलेगा, और जो आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का व्यापक आधार बनेगा। अब दोस्तों ये क्या कहते हैं कि भाई आप एक क्षेत्र में सहयोग करते हो तो अन्य क्षेत्रों में भी क्या होते हैं कि सहयोग के द्वार खुल जाते हैं, ठीक है ना। कि जैसे कि हमने पहले क्या किया कि हमने कहा कि भाई हम दोनों राष्ट्र मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। तो फिर कुछ 2-3 साल बाद हम कहेंगे यार चलो हम आतंकवाद से तो मिलकर लड़ रहे हैं, हमारे देश में एक गरीबी भी है, हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा यार ऐसा है कि भाई मेरे यहाँ पे सड़क यातायात इतना इतना बढ़िया नहीं है, आप मेरे यहाँ पे सड़क बनाओ, ठीक है। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो है संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, उसमें दिक्कत है, मैं आपके यहाँ पे संचार व्यवस्था का काम करूंगा। तो ये कहता है कि एक क्षेत्र में आप सहयोग करते हो तो अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग के द्वार खुल जाएंगे, ये ऐसा कहता है कार्यात्मकवाद का सिद्धांत, आप याद रखना, ठीक है। क्या है, अब ये कार्यात्मकवाद क्या है कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे लेके आया हूँ। ऐसे गैर राजनीतिक सहयोगी संगठनों का धीरे धीरे विकास करना, जो न केवल शांति की स्थापना तथा संपन्नता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे, बल्कि देवता युद्ध की आवश्यकता को भी अप्रासंगिक कर देंगे। ये कह रहा है कि भाई ऐसे राजनीतिक सहयोगी संगठन बनाओ जो धीरे धीरे उनका विकास करो, कि वो शांति की स्थापना, संपन्नता सुनिश्चित करने में सहायक हो, मतलब जो विकास में सहायक हो, ठीक है ना। संपन्नता तो तभी आएगी जब विकास करोगे आप, आर्थिक विकास, ठीक है, या सामाजिक विकास करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या होगा कि युद्ध की प्रासंगिकता को ही खत्म कर देंगे हम। भाई जब हमारा काम आपसी सहयोग से हो सकता है तो हम युद्ध क्यों करें, हम युद्ध क्यों करें। कई बार ऐसा होता है ना, दो देशों के मध्य कोई ऐसी जगह मिल जाए, या दोनों समुद्र की सीमाओं के आसपास कोई ऐसी चीज मिल जाए कि क्या बोलते हैं, जिससे कि क्या बोलते हैं वहां पे तेल मिल रहा हो, है ना। तो दोनों देश आपस में बैठ के सहयोग कर लेंगे कि भाई ठीक है हम यहाँ से दोनों मिलकर तेल निकालेंगे। और क्या, या ऐसा देखो कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी दूसरे देश में वो हो, तेल का कुआं हो, ठीक है, लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो निकालने की, लेकिन उसका पड़ोसी देश हो या दूर का देश हो तो उसके पास टेक्नोलॉजी हो, तो वो आपस में समझौता करेंगे, भाई ठीक है तू तेल निकाल, ठीक है, मेरे इस एरिया में, क्षेत्र में आके तू तेल निकाल, आधा तू रख आधा मैं रख, ठीक है ना। तो क्या हो गया, युद्ध की आवश्यकता खत्म हो गई। और पहले क्या होता था, पहले जब कोई विश्व स्तर की संस्था नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोगी संगठन नहीं थे, तो वो क्या कहता था, यार उसके राज्य में तेल का कुआं है, उस पर आक्रमण करो और कब्जा करो, ठीक है ना, आक्रमण करो और कब्जा करो। तो क्या होता था, युद्ध हो जाता था। लेकिन आज क्या है कि वो कहेगा कि भाई आओ तुम युद्ध, अपनी तकनीक यूज करो, युद्ध निकालो, तो आप भी युद्ध तेल उसका लाभ लो और मैं भी उसका फायदा उठाऊं, ठीक है ना। तो ये चीज है। कार्यात्मकवादी राष्ट्र राज्य को शांति समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, राष्ट्र को, ठीक है ना, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र राज्य को शांति और समृद्धि के मार्ग में, क्योंकि अब जब आप राष्ट्रवाद की संकुचित दृष्टिकोण से ग्रसित हो जाओगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर आप क्या समृद्धि समृद्धि विकास ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है ना वो लड़ाई में झोंक देगा आपको। राष्ट्र राज्यों की समीक्षा से समाप्त नहीं किया जा सकता, तथापि क्षेत्र तथा विश्व स्तरीय एकता के क्रमिक विकास से राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था को अप्रासंगिक बनाया सकता है। वो कह रहा है कि अगर भाई राष्ट्र राज्य कुछ सोच के चलोगे कि भाई मैं एक राष्ट्र हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं, ठीक है, मैं सबसे आगे हूं, तो क्या होगा कि वो आप विकास नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप विकास नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर जैसे ही आप विश्व राज्य की स्थापना करते हो, या विश्व स्तर पे एकता का वो करते हो,
तो आप क्या होते हो कि राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को आप प्रासंगिक बना देते हो। अब भाई सारे राज्य हैं, सब विकास करेंगे, सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्र की धारणा ही खत्म हो जाएगी। ये बिखरे जाने की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। बिखरे, बिछड़े नहीं, बिखरे। विश्वास यह है कि एक क्षेत्र में सहयोग से अन्य क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध होंगे। ये याद रखना। ये पूछेगा बिखरे जाने की अवधारणा का संबंध किससे है? तो आपसे पूछेगा केंद्र परिधि से। दूसरा आपसे पूछ लेगा कार्यात्मकतावाद से, ये पूछ लेगा। तीसरा आपसे पूछ लेगा विश्व व्यवस्था से। ये चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही होगा ना, ये पूछेगा। तो आपको लिखना है कार्यात्मकतावाद से संबंधित है, ठीक है ना। एक क्षेत्र में सहयोग करोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में भी सहयोग अपने आप हो जाएगा। अब रचनावाद, ये आखिरी है दोस्तों। आई थिंक कि इस बार लेक्चर काफी बड़ा हो गया है ना। खैर कोई नहीं, ये आई थिंक कि ये आखिरी होगा। हाँ, ये आखिरी लेक्चर है। रचनावाद ये भी एक छोटा सा है, इसको आप समझ लो ताकि कभी बाई चांस आ जाए तो दिक्कत ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद का जन्म शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सामने आया। क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आया ये रचनावाद। इसका मतलब ये अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, नया है ये, ठीक है ना। क्या है ये? नया है। तो ये क्या है? शीत युद्ध के बाद आया। रचनावाद को नव उदारवादी और यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के विरोध में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या है कि रचनावाद जो है नव उदारवादी और नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के, है ना, ये जो सिद्धांतों ने जो प्रभुत्व बना रखा है उसके विरोध में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। माइकल बॉर्नेट, ये नाम याद रखना भाई। माइकल बॉर्नेट के मतानुसार रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। क्या? विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को प्रभावित करते हैं, यह संरचना कैसे राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है, और राज्य और गैर राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः पेश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है ये विचार क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना किस तरह की है, ये संरचना कैसे राज्य हितों और पहचान को परिभाषित करती है, ठीक है ना। ये संरचना की बात करते हैं, और राज्य और गैर राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः पेश करते हैं। अब जैसे इसमें से आप र हटा दोगे ना, सॉरी, र हटाने की जरूरत नहीं है, इसमें स जोड़ने की जरूरत है। इसमें क्या है? इसमें स जोड़ने की जरूरत है। इसमें जैसे ही आप स जोड़ देंगे ना तो संरचना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखना संरचना और रचना, ठीक है। रचनावाद के प्रमुख सिद्धांत विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचार समूहों, मूल्य, संस्कृति और सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होती है। तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो कैसे निर्मित होती है? विचारों से, सामूहिक मूल्यों से, संस्कृति से और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। रचनावाद का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता समाज के रूप में ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है ना। तो क्या है? रचनावाद का तर्क है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता, अंतर्राष्ट्रीय जो वास्तविकता है ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के उत्पादन में सिद्धांतों की भूमिका को ध्यान में रखकर एक उभरा है, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको संरचनावाद बताया। ये अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि ये इसका रचनावाद सिद्धांत का कौन है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इससे, ठीक है ना। माइकल बॉर्नेट को याद रखना, ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने के जो नहीं आया है उसके आने के चांसेस बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। तो
अगर आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, है ना, अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग लाइक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आई थिंक कि इसकी पीपीटी में ये सब छपा ही रह गया। चलिए दोस्तों, अभी ख़त्म करते हैं क्लास, और अगला लेक्चर में, अगला लेक्चर नंबर 3 है ये, ठीक है ना। तो सारे लेक्चर ख़त्म होंगे, कोई आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मैं इसके अंदर करवाऊँगा, और अच्छे ऐसे ही डिटेल से करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हमें 500 का सब्सक्राइबर तक पहुँचना है, हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल।